हम सभी को ना अक्सर ऐसा लगता है कि कैमरे कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब हमें लगता है कि वो दीवार पर लगे एक मूक गवाह की तरह हैं जो सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं जो सच में वहां मौजूद है। वो हमें सुरक्षा का एक एहसास देते हैं। बिल्कुल। वो एक तरह से मॉडर्न दुनिया की आंखें हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सबूतों पर चलती है, और अगर कुछ हुआ है तो कैमरे ने उसे देखा ही होगा, और अगर कैमरे ने देखा है तो हम उसे लॉजिक से समझा सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या हुआ अगर कोई कैमरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर ले जिसे हमारा दिमाग प्रोसेस ही ना कर पाए। 2013 में ना लॉस एंजल्स पुलिस ने एक ऐसा फुटेज जारी किया था जिसने इस पूरे तर्क को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ओहो, वो सीसीटीवी फुटेज 48 घंटे के भीतर ही दुनिया भर में लाखों लोग उस वीडियो को देख चुके थे। बिल्कुल, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसमें कोई खून खराबा नहीं था, कोई हथियार नहीं था। बस एक युवा लड़की एक होटल के एलिवेटर में अकेली थी, लेकिन जिस तरह से वो बर्ताव कर रही थी ना, वो सच में बहुत अजीब था। हाँ, मतलब वो एलिवेटर से बाहर झांक रही थी, अजीबोगरीब इशारे कर रही थी, जैसे वो किसी अदृश्य चीज से बात कर रही हो या शायद किसी से छिप रही हो जिसे कैमरा नहीं देख पा रहा था। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया इंटरनेट पर ये वीडियो देखकर पूछ रही थी कि ये लड़की कहाँ है, मेरा मतलब है तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उफ, ये एलिसा लैम और सेशल होटल का मामला है। एक ऐसा रहस्य जिसने न सिर्फ इंटरनेट को झकझोर कर रख दिया, बल्कि आज भी लोगों को चैन से सोने नहीं देता। तो आज की इस गहन चर्चा में हम सिर्फ इस केस की पुरानी फाइलें नहीं खोल रहे हैं। हमारा मिशन है एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में इस पूरी कहानी को समझना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक 21 साल की लड़की का दुखद अंत इंटरनेट का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन गया। सही कहा। हम जांच की पूरी टाइमलाइन देखेंगे और उन प्रमुख सबूतों की बात करेंगे जो रहस्यमय ढंग से गायब थे, और ये भी जानेंगे कि कैसे एलिवेटर के उस वायरल वीडियो ने एक बहुत बड़ा कल्चरल इम्पैक्ट पैदा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। उस लड़की से, एलिसा लैम 21 साल की एक कैनेडियन छात्रा थी। हांगकांग में उसका जन्म हुआ था और वैंकूवर में पली बड़ी। अगर हम उसके डिजिटल फुटप्रिंट को देखें तो वो बहुत ही होशियार, जिज्ञासु और क्रिएटिव लड़की थी। वो टम्बलर पर ईथर फील्ड्स नाम से अपना एक ब्लॉग भी चलाती थी, और अगर हम उसके ब्लॉग को अच्छे से पढ़ें तो उसमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का जिक्र मिलता है। हाँ, वो आर्ट, फैशन और अकेले एक नए शहर को एक्सप्लोर करने के बारे में लिखती थी ना। बिल्कुल, लेकिन वो अपनी मानसिक सेहत को लेकर भी बहुत ओपन थी। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था, और देखिए, ये जानना इस केस के लिए बहुत अहम है। वो अपनी दवाएं ले रही थी और स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में थी। रुको, मुझे यहीं पर 1 मिनट के लिए आपको रोकना है। हम अक्सर ये बाइपोलर डिसऑर्डर शब्द बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन इस केस के संदर्भ में इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ आम मूड स्विंग्स होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये सिर्फ आम मूड स्विंग्स नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान एक्सट्रीम डिप्रेशन और एक्सट्रीम मेनिया के फेज से गुजरता है। अच्छा। हाँ, और जब कोई मैनिक एपिसोड में होता है ना, खासकर अगर दवाएं सही से ना ली गई हों, तो इंसान को हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। मतलब उन्हें वो चीजें दिखाई दे सकती हैं जो असल में वहां हैं ही नहीं। एकदम सही। और उसे पैरानोया भी हो सकता है। मतलब उसे लग सकता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उसकी जान को खतरा है। ऐसे में इंसान का व्यवहार बहुत इलॉजिकल और अजीब हो सकता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो जनवरी 2013 में एलिसा अपनी एक सोलो ट्रिप पर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट निकली। लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, सांता क्रूज सब घूमने का प्लान था। लेकिन 26 जनवरी 2013 को उसने लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में एक होटल में चेक इन किया। और वो फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। सच में। अब उस एलिवेटर फुटेज के असली खौफ को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस भयानक जगह पर रुकी थी। सेसिल होटल। मेरा मतलब है, मैं इसे एक अंधेरे को खींचने वाले चुंबक की तरह देखती हूँ। ये तुलना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि सेसिल होटल कोई आम बजट होटल नहीं था। 1927 में बना ये 700 कमरों का विशाल होटल स्किड रो इलाके के बीचों बीच स्थित है। और जो लोग लॉस एंजलिस को नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि स्किड रो दशकों से शहर का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। बिल्कुल, वहां बेघर और नशे के शिकार लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, और इस होटल का अपना एक बहुत ही डार्क इतिहास रहा है। स्थानीय लोग इसे सिर्फ एक नाम से बुलाते थे, द डेथ होटल। बाप रे, द डेथ होटल। और ये नाम ऐसी हवा में तो नहीं बना होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके खुलने के बाद से इसकी दीवारों के अंदर कम से कम 16 पुष्ट मौतें हो चुकी थीं। हत्याएं, आत्महत्याएं, ओवरडोज, सब कुछ हुआ था वहां।
1964 में गोल्डी ओसगुड नाम की एक महिला की इसी होटल के एक कमरे में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और उसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया है ना? हाँ, आज तक नहीं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि ये होटल अमेरिका के कुछ सबसे खूंखार सीरियल किलर्स का सुरक्षित ठिकाना रहा है। हाँ, ये बात मुझे सच में समझ नहीं आती। रिचर्ड रामिरेज, जिसे द नाइट स्टॉकर कहा जाता था, वो 1985 में इसी होटल की 14वीं मंजिल पे रुका था। और वो भी तब जब वो पूरे लॉस एंजल्स में हत्याएं कर रहा था। मतलब कैसे? और फिर 1991 में एक और सीरियल किलर जैक उंटरवेगा भी इसी होटल में रुका। 2 अलग-अलग सीरियल किलर, अलग-अलग दशक, लेकिन होटल एक ही। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आम यात्री ऐसे होटल में अनजाने में कैसे फंस जाता है जिसका रेज्यूमे इतना खौफनाक हो? इसका कारण बहुत प्रैक्टिकल भी है और डरावना भी। देखिए, सिसिल होटल बहुत सस्ता था। वहां रुकने वाले ज्यादातर लोग ऐसे होते थे जो समाज के हाशिए पे जी रहे थे। ड्रग एडिक्ट्स, अपराधी, या वे लोग जो बस गायब होना चाहते थे। अच्छा, मतलब वहां कोई किसी से फालतू सवाल नहीं पूछता था? बिल्कुल। कहा जाता है कि रामिरेज रात को खून से सने कपड़ों में वापस आता था, कपड़े डस्टबिन में फेंकता था और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वहां का माहौल ही ऐसा था कि एक सीरियल किलर आराम से भीड़ में छिप सकता था। सोचिए, एक आम बजट ट्रैवलर होने के नाते आप इंटरनेट पर एक सस्ता होटल देखते हैं, तस्वीरें ठीक ठाक लगती हैं और आप चेक इन कर लेते हैं। एलिसा को इस खौफनाक इतिहास का कोई अंदाजा नहीं था। टाइमलाइन की बात करें तो शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। वो शहर घूम रही थी, किताबें खरीद रही थीं, अपने परिवार से रोज बात कर रही थी। लेकिन 31 जनवरी को चीजें अचानक बदलने लगीं। हाँ, पुलिस रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चेक इन के 5 दिन बाद होटल मैनेजमेंट ने उसे एक शेयरिंग कमरे से निकालकर एक प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया। और इसका कारण था उसके कमरे की बाकी लड़कियों की शिकायतें। उन्होंने कहा था कि एलिसा का व्यवहार बहुत अजीब था। हालांकि वो शिकायतें वास्तव में क्या थीं, ये कभी खुलकर सामने नहीं आया। और उस 31 जनवरी के बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। एलिसा ने घर फोन करना बंद कर दिया। उसके ब्लॉग पर कोई नया पोस्ट नहीं आया। तो 1 फरवरी को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। LAPD ने एक बहुत बड़े स्तर पर जांच शुरू की। उन्होंने होटल का कोना-कोना छान मारा। खोजी कुत्तों को भी तो लाया गया था ना? हाँ, बिल्कुल। खोजी कुत्तों को लाया गया। छत से लेकर हर एक मंजिल की तलाशी ली गई। लेकिन 19 दिनों तक पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, जैसे वो लड़की हवा में गायब हो गई हो। और फिर पुलिस ने वो कदम उठाया जिसने इस केस को एक ग्लोबल फेनोमेना बना दिया। 14 फरवरी 2013 को उन्होंने जनता की मदद लेने के लिए वो CCTV फुटेज रिलीज कर दिया। वही एलिवेटर वाला वीडियो। हाँ, अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहीं से कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये कोई आम CCTV फुटेज नहीं था। अगर कोई उस फुटेज को देखे तो क्वालिटी बहुत खराब और दानेदार है। पुलिस ने टाइम स्टैम्प को भी छिपा दिया था, जिससे रहस्य और गहरा गया। वीडियो में रात का समय है, एलिसा एलिवेटर में आती है और एक साथ कई सारे बटन दबाती है, लेकिन एलिवेटर के दरवाजे बंद नहीं होते। मैं यहीं 1 मिनट रुकना चाहूंगी। इंटरनेट पर बहुत से लोगों ने सोचा कि ये कोई भूतिया चीज थी, दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन इसके पीछे की असल मैकेनिक्स क्या हैं? दरवाजे बंद क्यों नहीं हो रहे थे? इसका एक बहुत तार्किक कारण है। होटल के एलिवेटर्स में सेंसर्स होते हैं। अगर आप बहुत देर तक दरवाजे के बीच में खड़े रहें या अगर आप गलती से डोर होल्ड का बटन दबा दें तो सिस्टम दरवाजों को खुला रखता है। अच्छा, मतलब उसने बहुत सारे बटन दबाए थे, तो हो सकता है उसने वो डोर होल्ड बटन भी दबा दिया हो। बिल्कुल, ये बहुत मुमकिन है। तार्किक रूप से ये सही लगता है, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो कोई लॉजिक नहीं समझा सकता। वो एलिवेटर के कोने में दुबक जाती है, फिर वो धीरे से दरवाजे से बाहर झांकती है और कॉरिडोर में दाईं बाईं और ऐसे देखती है जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही हो या शायद किसी से जान बचाकर छिप रही हो। और फिर वो पूरी तरह से एलिवेटर से बाहर निकलकर खाली कॉरिडोर में आ जाती है और तब वो अपने हाथों से कुछ अजीबोगरीब इशारे करती है। हाँ, वो इशारे कितने अननेचुरल थे। बहुत ज्यादा। उसके हाथों की हरकत बहुत ही स्मूथ और तरल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी में तैर रही हो या शायद इशारों की किसी भाषा में किसी ऐसी चीज से बात कर रही हो जो कैमरे के फ्रेम में नहीं थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि कॉरिडोर का जो दूसरा कैमरा था वो साफ दिखाता है कि वहां कोई इंसान नहीं था। कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था। इसके बाद वो वापस अंदर आती है, कुछ और बटन दबाती है और फिर हमेशा के लिए फ्रेम से बाहर चली जाती है। सेकंड बाद वो एलिवेटर के दरवाजे जो इतनी देर से खुले थे वो धीरे से बंद होते हैं और एलिवेटर बिना किसी के अंदर हुए खुद ब खुद ऊपर चला जाता है। इस बिना आवाज वाले दानेदार वीडियो ने इंटरनेट पर रातों रात आग लगा दी। लाखों लोग इसे देखने लगे।
रेडिट और वेबस्लीट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आर्मचेयर डिटेक्टिव्स की एक पूरी फौज खड़ी हो गई थी। इंटरनेट स्लीट्स का वो जुनून सच में पागल कर देने वाला था। लोग रातों की नींद खराब करके इसे फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज कर रहे थे। कोई उसके जूतों की पोजीशन देख रहा था तो कोई पिक्सेल्स को जूम करके एलिवेटर के बटन समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे ये समझाइए कि इस वीडियो ने लोगों को इतना ऑब्सेस्ड क्यों कर दिया? क्योंकि इंसान का दिमाग उन चीजों से सबसे ज्यादा डरता है जिन्हें वो तर्क की कसौटी पर नहीं कस पाता। एक खाली कॉरिडोर में किसी अदृश्य चीज से बात करना हमारे सबसे गहरे और आदिम डरों को ट्रिगर करता है। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। और इस वीडियो ने उस अनजान डर को एक चेहरा दे दिया था। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इंटरनेट अभी इस वीडियो की पहेली सुलझा ही रहा था कि सेसिल होटल के अंदर कुछ बहुत ही घिनौना और अजीब होने लगा, जिसने इस कहानी को एक और खौफनाक मोड़ दे दिया। 19 फरवरी के आसपास होटल के मेहमानों ने फ्रंट डेस्क पर शिकायतें करना शुरू कर दी। शिकायतें किस बारे में थी? पानी को लेकर। मेहमानों का कहना था कि शावर और नल में पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया है और जो पानी आ रहा है उसका रंग हल्का भूरा या काला है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पानी का स्वाद बहुत ही अजीब और मीठा सा हो गया था। उफ यार, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो लोग वो पानी इस्तेमाल कर रहे थे। सच में ये बहुत विचलित करने वाला है। जब शिकायतें बहुत बढ़ गईं तो एक मेंटेनेंस वर्कर को छत पर भेजा गया। वहां 4 बड़े-बड़े पानी के टैंक रखे थे जो पूरे होटल की पाइपलाइन से जुड़े थे। और फिर उसने क्या देखा? उसने उन 4 टैंकों में से एक का भारी मेटल का ढक्कन खोला और जो उसने देखा वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना था। अलीसा लैम का शरीर उस 8 फुट गहरे पानी के टैंक में नग्न अवस्था में तैर रहा था। बाप रे! वो 19 दिनों से वहीं थी। हाँ, और उसके कपड़े वही कपड़े जो उसने एलिवेटर वाली वीडियो में पहने थे, और उसके कमरे की चाबी उसके पास ही पानी में तैर रहे थे। और यहीं से ये केस एक ऐसा मोड़ लेता है जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें मौत का कारण दुर्घटनावश डूबना बताया गया। हाँ, रिपोर्ट में कहा गया कि उसके शरीर पर कोई चोट, संघर्ष या हमले के निशान नहीं थे। कोई ड्रग्स या शराब भी नहीं मिली, बस उसकी बाइपोलर की दवाओं का स्तर काफी कम था। जिससे ये थ्योरी बनी कि शायद वो अपनी दवाएं नियमित रूप से नहीं ले रही थी। उसे एक सिवियर मैनिक एपिसोड आया और वो पैरानोया में भागते हुए छत पर गई और एक्सीडेंटली टैंक में गिरकर डूब गई। बिल्कुल, पुलिस का यही मानना था। लेकिन एक मिनट, चलिए आधिकारिक रिपोर्ट को मान लेते हैं, लेकिन मुझे ना फिजिक्स के कुछ सवालों के जवाब चाहिए, क्योंकि एक गायब सबूत और तार्किक कमियां किसी का भी दिमाग खराब कर सकती हैं। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, मतलब सबसे पहली बात, छत का दरवाजा। अगर ये केवल मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ एक हादसा था, तो छत पर जाने वाले दरवाजे का अलार्म क्यों नहीं बजा? ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। नियम के मुताबिक अगर कोई भी उस दरवाजे को खोलता तो पूरी इमारत में एक तेज अलार्म बजता और फ्रंट डेस्क को पता चल जाता। लेकिन उस रात कोई अलार्म नहीं बजा। एलिसा बिना अलार्म ट्रिगर किए छत पर कैसे पहुंची? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने फायर एस्केप का इस्तेमाल किया हो? ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन रात के अंधेरे में एक अनजान और डरी हुई लड़की का बाहरी फायर एस्केप से बिना गिरे छत पर जाना बहुत मुश्किल है। और वो पानी का टैंक, वो कोई छोटा प्लास्टिक का टैंक नहीं था, वो धातु का एक विशाल टैंक था, 8 फुट ऊंचा और बिल्कुल चिकना। हाँ, और उसके साथ कोई सीढ़ी भी नहीं जुड़ी थी। तो एक लड़की रात के अंधेरे में बिना किसी खरोच के उस 8 फुट ऊंचे चिकने टैंक पर कैसे चढ़ गई? और चलिए तर्क के लिए मान भी लेते हैं कि वो किसी तरह ऊपर चढ़ गई। असली सवाल उस भारी ढक्कन का है। एग्जैक्टली, वो ढक्कन, टैंक का वो भारी लोहे का ढक्कन बाहर की तरफ खुलता था। अगर वो खुद टैंक के अंदर कूदी तो बिना किसी और इंसान की मदद के वो भारी ढक्कन बाहर से कैसे बंद हो गया? वही तो, एक इंसान जो पानी के अंदर तैर रहा है, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो ऊपर पहुंचकर बाहर की तरफ खुलने वाले इतने भारी ढक्कन को खींचकर पूरी तरह से बंद कैसे कर सकता है? ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है। और जब पुलिस से छत के सिक्योरिटी कैमरों के फुटेज के बारे में पूछा गया, जो शायद सब कुछ साफ कर देते, तो पुलिस ने कहा कि फुटेज करप्ट हो चुका था या इस्तेमाल के लायक नहीं था। जब सबूत इतने बड़े पैमाने पर गायब होते हैं, अलार्म नहीं बजते, कैमरे काम नहीं करते और फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं ना, तो इंसानी दिमाग खाली जगहों को भरने के लिए काम करना शुरू कर देता है। और यहीं से जन्म होता है थ्योरीज और अजीब संयोगों का। तो मुख्य रूप से 3 थ्योरीज सामने आई।
पहली तो वही रैशनल थ्योरी है जिस पर पुलिस ने केस बंद किया कि कम दवाओं के कारण उसे मेनिया का दौरा पड़ा। लेकिन इसमें एक सवाल था कि वो नग्न क्यों मिली। मेडिकल साइंस से पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहता है। ये क्या होता है? जब इंसान ठंडे पानी में होता है और हाइपोथर्मिया का शिकार होता है तो मरने से ठीक पहले खून की नलियां फैल जाती हैं, जिससे इंसान को अचानक बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। ओके, वो एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो लोग बंद ढक्कन और गायब सबूतों पर सवाल उठा रहे थे, उनके लिए दूसरी थ्योरी थी फाउल प्ले यानी हत्या। हाँ, बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक परफेक्ट क्राइम था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस होटल को बहुत अच्छी तरह से जानता था, कोई एम्प्लॉई या वहां रहने वाला कोई पुराना क्रिमिनल जो जानता था कि कैमरे कहाँ नहीं है, अलार्म को कैसे बाईपास करना है और टैंक तक कैसे पहुंचना है। ऐसा कोई जिसने बिना कोई सुराग छोड़े उसे मारा और ढक्कन बाहर से बंद कर दिया। और फिर तीसरी थ्योरी थी पैरानॉर्मल थ्योरी। सेसिल होटल का वो काला इतिहास देखते हुए ये थ्योरी भी बहुत पॉपुलर हुई। बिल्कुल। इंटरनेट के एक बड़े हिस्से का आज भी मानना है कि एलिवेटर में एलिसा के अजीब हाथ के इशारे किसी बीमारी के लक्षण नहीं थे, बल्कि वो सच में किसी अदृश्य शक्ति के साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन इन थ्योरीज के बीच कुछ ऐसे अजीब संयोग जुड़ गए जिन्होंने इस केस को पूरी तरह से एक थ्रिलर मूवी बना दिया। उसी दौरान लॉस एंजलिस के उस स्किड रो इलाके में टीबी की एक बहुत भयानक बीमारी फैल गई थी। हाँ, और उस टीबी की जांच के लिए मेडिकल टीम्स जिस टेस्ट किट का इस्तेमाल कर रही थीं, उसका नाम था लैम एलिसा टेस्ट। मतलब ये मुझे आज भी क्रेजी लगता है। ये कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ एक रैंडम नाम है? वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये एक परफेक्ट कोइंसिडेंस है। लैम टीबी के बैक्टीरिया का एक हिस्सा होता है और एलिसा एक स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट का नाम है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। तो लैम एलिसा एक पूरी तरह से साइंटिफिक नाम था। हाँ, लेकिन एक ही समय पर एक ही इलाके में एक लड़की मरती है जिसका नाम एलिसा लैम है, और वहां जो बीमारी फैलती है उसका टेस्ट लैम एलिसा है। ये संयोग इतना सटीक था कि इंटरनेट पर ही आग की तरह फैल गया। हमारा दिमाग ना हमेशा पैटर्न खोजने की कोशिश करता है, और जब ऐसे पैटर्न सामने आते हैं तो उन पे विश्वास ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एलिसा का वो आखिरी टम्बलर पोस्ट। हाँ, गायब होने से ठीक पहले उसने अपने ब्लॉग पर एक डार्क और पुरानी इमारत के दरवाजे की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसका कैप्शन सिर्फ एक शब्द था, केयरफुल, यानी सावधान। ये सब मिलकर इस मामले को एक ऐसी डरावनी कहानी में बदल देते हैं जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आज सेसिल होटल और इस केस का क्या स्टेटस है? 21 साल की एक जीवन से प्यार करने वाली लड़की जो दुनिया देखना चाहती थी, उसकी कहानी उस पानी के टैंक में खत्म हो गई। उस होटल ने बाद में अपना नाम बदलकर स्टे ऑन मेन रख लिया, शायद अपने काले इतिहास से दूरी बनाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन नाम बदलने से इमारत नहीं बदलती। वो इमारत आज भी वहीं खड़ी है, वो छत के टैंक आज भी वहीं मौजूद है, और कहा जाता है कि वो एलिवेटर आज भी कभी-कभी बिना बुलाए उन मंजिलों पर चला जाता है जहां किसी ने उसे जाने के लिए नहीं कहा। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन इस पूरी कहानी को जानने के बाद मैं एक अलग ही विचार के साथ छूट जाती हूँ जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां हर जगह कैमरे हैं। एलिवेटर से लेके कॉरिडोर तक हर जगह निगरानी है। फिर भी सबसे ज्यादा निगरानी वाली जगह में एक इंसान किसी अदृश्य चीज से खौफ में बात करता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है कि कोई कैमरा उसे पकड़ नहीं पाता। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इतने सारे कैमरे और तकनीकें हमें सच में सुरक्षा दे रही हैं, या वे केवल उस रहस्य को और गहरा कर रही हैं जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं समझ सकते। सच में इस विचार ने तो इस पूरे केस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। एलिसा लैम की कहानी एक रहस्य भी है और एक बहुत बड़ी त्रासदी भी, और इसके जवाब शायद हमेशा के लिए उस होटल की दीवारों में ही दबे रहेंगे।